वेलकम टू वॉइस स्टोरीज बाय अलीना, जहां हर लफ्ज में छुपा है एक नया खौफ और हर कहानी छोड़ जाती है एक निशान। वो अपने कमरे की तरफ दौड़ी और कमरे का दरवाज़ा बंद करके लंबे लंबे सांस लेने लगी। उसका चेहरा पसीने से तर था। दिल की धड़कन इस कदर तेज थी कि वो सांस लेने में घुटन महसूस कर रही थी। उसे कुछ सुझाई नहीं दिया तो उसने सूरह यासीन निकाल कर पढ़ना शुरू कर दी और उसे सीने से लगाकर बिस्तर में घुस गई। ये डरावनी रात व मुश्किल गुजरी। अगले दिन भी हिजाब उन डरावनी आँखों से खौफजदा होती रही। उस खौफनाक मखलूक की आवाज़ उसके कानों में गूंजती रही। ये गम उसके लिए सुहाने रूह बन गया था कि उसने अपने दोस्त को खो दिया है। इस कमरे से एक आखिरी उम्मीद थी, वो ख़त्म हो गई। मिसेस आफताब जैदी के घर पर भी शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी। अभी शादी में 5 रोज़ बाकी थे। जरका और मनाहिल माँ की मदद के लिए पहले ही आ गई थी। आयशा बेगम हाथ में मोबाइल लिए बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। एक तो मैं इस लड़के से बहुत तंग हूँ। मैंने उसे कहा था कि मेरे साथ इस वक्त ज्वेलर्स के पास जाना है, और ये लड़का है कि मोबाइल भी अटेंड नहीं कर रहा। आयशा बेगम ने मुंह में बड़बड़ाते हुए उसके दोस्त का नंबर मिलाया। हेलो जी, ज़ारून किधर है? तुम्हें कुछ मालूम है? जी, वो फार्म हाउस में बैठा है, ज़ारून के दोस्त ने बताया। मैं उसे फ़ोन कर रही हूँ, वो मोबाइल अटेंड नहीं कर रहा। आंटी, आप खामखा परेशान हो रही हैं। मैं अभी थोड़ी ही देर पहले फार्म हाउस से आया हूँ। दरअसल वो किसी का भी फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा। क्यों? वो दरअसल स्टेफी हार गया। क्या मतलब? ज़ारून का डॉग जर्मन शेफर्ड बड़ी मेहनत से उसे रेस के लिए तैयार किया था। उसके हारने पर ज़ारून बहुत परेशान है। ये सब सुनकर आयशा बेगम का पारा और चढ़ गया। तुम्हें मालूम है कि ज़ारून की शादी में सिर्फ 5 रोज़ रह गए हैं। मैंने उसके साथ इस वक्त ज्वेलर के पास जाना था। तुम अभी उसके पास जाओ और उसे याद दिलाओ कि मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। 1 मिनट ठहरिए, पहले मैं मोबाइल पर ट्राई करता हूँ, शायद वो उठा ले। ठीक है। आयशा बेगम ने फ़ोन बंद कर दिया। काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद भी ज़ारून का फ़ोन ना आया तो आयशा बेगम ने फार्म हाउस के मुलाजिम को फ़ोन किया। ज़ारून कहाँ है? बेगम साहिबा, साहब ने कुछ कुत्ते मंगवाए थे, वो उनको लेकर ही घर आ रहे हैं। ठीक है। आयशा बेगम ने फ़ोन बंद कर दिया। कुछ ही देर में ज़ारून की जीप पोर्च में आकर रुकी। आयशा बेगम गुस्से से भरी पोर्च में जाकर खड़ी हो गई। 2 मुलाजमीन ने कुत्तों को जीप से उतारा और उनकी जंजीरें खींचते हुए घर के साथ वाले फार्म में ले जाने लगे तो ज़ारून ने हाथ के इशारे से उन्हें रोका। ठहरो, ये कहकर आयशा बेगम का हाथ पकड़ के कुत्तों के करीब ले गया। ये देखें मामा, इनकी ट्रेनिंग में अब कोई कमी नहीं रखूंगा। फिर उसने मुलाजिम से कहा, इन्हें फार्म हाउस में ले जाओ और घोड़ों को भी कुछ खिला देना। मुलाजिम के जाने के बाद आयशा बेगम ज़ारून के कान खींचती हुई उसे अंदर ले गई। अंदर कमरे में ले जाने के बाद आयशा बेगम ने ज़ारून का कान छोड़ दिया। मेरा कसूर तो बताएं, ज़ारून ने सी सी की आवाज़ निकालते हुए पूछा। आयशा बेगम ने गुस्सैली नज़रों से बेटे को सर तापा देखा। सुबह बाहर जाते हुए मैंने कहा था ना कि वक्त पर आ जाना, ज्वेलर के पास जाना है, मगर तुम्हें। आई एम सॉरी मामा, मेरे जहन से न जाने कैसे बात निकल गई। चले, आप तैयार हैं तो अभी चलते हैं। ये कहकर ज़ारून ने गाड़ी पोर्च से बाहर निकाली। आयशा बेगम गाड़ी में बैठी तो ज़ारून ने खिड़की से झांका। सियाह घने बादल छाए हैं, लगता है रास्ते में बारिश शुरू हो जाएगी। अभी सिर्फ शाम के 5 बजे हैं और लगता है जैसे गुरूब आफ्ताब का वक्त हो। ये कहकर ज़ारून गाड़ी हवा में उड़ाने लगा। आहिस्ता चलाओ, इतनी तेज़ी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ज़ारून ने शोखी से माँ की तरफ देखा। ये शादियाँ सोने और कीमती कपड़ों के बगैर नहीं हो सकती। हो सकती है, मगर हमारे ख़ानदानों में नहीं हो सकती। आयशा बेगम ने दो टोक जवाब दिया। ज़ारून की बात सच साबित हुई। वो लोग घर से थोड़ी ही दूर गए थे कि बारिश शुरू हो गई। ज़ारून ने खुशी से नारा लगाया। बारिश में ड्राइविंग करने का अपना ही मज़ा है। गाड़ियों के वाइपर मुसलसल चल रहे थे, मगर बारिश इतनी तेज़ थी कि शीशे से पानी साफ ही नहीं हो पा रहा था। आयशा बेगम ने उकताहट से शीशे की तरफ देखा। किस कदर ख़तरनाक होता है बारिश में ड्राइविंग करना, और तुम्हें खुशी हो रही है। इसी दौरान अचानक एक बच्चा सड़क के वस्त में ज़ारून की गाड़ी की सीध में धुंधला सा दिखाई दिया। ज़ारून हॉर्न देता हुआ आगे बढ़ता रहा। उसने बच्चे को करीब से देखा तो उसके जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। दूर से जो बच्चा दिखाई दे रहा था वो 1.5 फीट कद के लगभग एक बोना था, जिसकी शक्ल इंतहाई भयानक थी। ज़ारून के औसान ख़ता हो गए।
اسے کچھ پتہ نہیں چلا کہ کس طرح وہ بونا اس کی تیز رفتار گاڑی سے ٹکرا گیا۔ وہ فرنٹ شیشے سے ٹکرا کر زمین پر گرا اور فرنٹ شیشہ اس کے لہو میں رنگ گیا۔ زارون کی گاڑی کی اچانک بریک سے کئی گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچے۔ ٹریفک جام ہو گئی۔ پولیس زارون کی گاڑی کے قریب آئی۔ زارون اور عائشہ بیگم گھبرا کر گاڑی سے باہر نکلے۔ پولیس انسپکٹر نے سخت کلامی کی۔ تمہیں ٹریفک رولز کا کچھ علم بھی ہے کہ نہیں؟ زارون اٹکتے ہوئے بولا، مجھے نہیں پتہ چلا کہ کیسے اچانک وہ بونا میری گاڑی کے آگے آ گیا۔ عائشہ بیگم بھی پسینہ پوچھتے ہوئے بولی، میرا بیٹا سچ کہہ رہا ہے، وہ بونا کہاں سے اچانک گاڑی کے آگے آ گیا؟ پولیس انسپکٹر نے ہنستے ہوئے کہا، آپ دونوں کی ذہنی حالت درست ہے؟ کون سا بونا؟ کون سا ایکسیڈنٹ؟ سر یہ دیکھیں میری گاڑی کا شیشہ۔ زارون نے فرنٹ شیشے کی طرف دیکھا تو وہ شیشہ بالکل صاف تھا، اس پر خون کا ایک چھینٹا تک نہ تھا۔ زارون نے اپنی گاڑی کو سامنے سے بھی چیک کیا مگر ایسا کوئی نشان تک نہ تھا جس سے لگے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ پولیس نے گاڑی کے کاغذات چیک کیے اور زارون کو جانے کے لیے کہا، یہ سب کیا تھا ماما؟ آپ نے بھی سب کچھ دیکھا ہے نا؟ ہاں زارون، یوں لگتا ہے جیسے وہ صرف ہمیں ہی دکھائی دیا ہے۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، تم گھر چلو، جویلر کے پاس نہیں جانا، پھر دوبارہ آ جائیں گے، نہ جانے آگے ہمارے ساتھ کیا ہو۔ عائشہ بیگم کے کہنے پر زارون نے گاڑی واپس موڑ لی۔ پورے راستے عائشہ بیگم درود شریف کا ورد کرتی رہی۔ گھر آئیں تو آتے ہی ملازمہ سے پانی مانگا اور وہ دونوں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ آج جو کچھ ہوا اس کا ذکر کسی سے مت کرنا، شادی والا گھر ہے، ایسے تذکرے نہیں ہونے چاہیے۔ عائشہ نے زارون کو سمجھاتے ہوئے کہا، جب تک میں یہ بات 9-10 لوگوں کو نہیں بتاؤں گا میرا خوف ختم نہیں ہوگا۔ زارون نے اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھا۔ عائشہ بیگم ڈانٹ کر بولی، بچوں جیسی باتیں مت کرو، کچھ لوگ جو ہم سے حسد کرتے ہیں وہی اس طرح کے جادو ٹونے کرتے ہیں۔ ایک کام کرو، جویلر کو فون کر کے گھر پر بلا لو، اسے کہو جو بھی نئے ڈیزائن آئے ہیں سب لے آئے۔ زارون نے کہنے کے مطابق جویلر کو گھر بلا لیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جویلر گھر آ گیا۔ زارون اور عائشہ بیگم کے ساتھ زرقا اور مناہل بھی جیولری پسند کرنے میں مشغول ہو گئیں۔ ماما ان چڑیلوں کو کیوں بلایا ہے؟ یہ تو اپنے لیے ہی سونا پسند کرتی رہیں گی۔ زرقا شوخ انداز میں بولی، 2 بھائیوں کی شادی ہے، ہم دونوں سے ایک ایک سونے کا سیٹ لیں گے۔ ٹھیک ہے ماما، ان دونوں کو ایک ایک آرٹیفیشل جیولری کا سیٹ دلا دینا۔ مناہل نے کھا جانے والی نظروں سے زارون کی طرف دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ عائشہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی، تم دونوں کو تو پتہ ہے نا زارون کی مذاق کرنے کی عادت ہے، تم دونوں اپنے لیے ایک ایک سیٹ پسند کر لو۔ دونوں بہنوں کے چہرے کھل اٹھے۔ جیولری کا کام نمٹانے کے بعد عائشہ بیگم زری کے کپڑوں کے بارے میں مشورہ کرنے لگی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سب سے ضروری وائس سٹوریز بائی الینا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔